In today's session also we will be discussing actually two news articles and not editorials, because न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग द एडिटोरियल्स कि न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब अच्छे से एडिटोरियल पढ़ लो, एडिटोरियल में कुछ आया है तो वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही. दिस इज सर्टेनली नॉट द केस, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन दैट आई हैव स्टार्टेड टू क्लैरिफाई दिस काइंड ऑफ myth, because very often whatever appears in the newspapers, sometimes news articles are very important from your UPSC preparation perspective. So this is the newspaper of 13th November. आज का न्यूज़पेपर द हिंदू 13 नवंबर. फ्रंट पेज पे ही आर्टिकल आया, रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 0.25%. नाउ इफ यू read this heading, what what is the first thing that came to your mind? हम अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हमने कुछ हेडिंग पढ़ा, तो क्या हमने कुछ क्वेश्चन करा अपने आप से कि भाई इसका क्या मतलब हो सकता है, व्हाट डज इट मीन? अब यहाँ पे हमने पढ़ा तो रिटेल इन्फ्लेशन की बात कही जा रही है, तो सुपरफिशियल लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चलो इन्फ्लेशन की बात यहाँ कही जा रही है. हिट्स रिकॉर्ड लो मतलब इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है, ऐसा कुछ यहाँ पे मीनिंग आपको समझ में आएगा. परफेक्ट, नो इश्यूज अबाउट दैट. बट when you read this 0.25%, did you ask what this percentage means here? इस परसेंट का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज दिस 0.25? डिड यू आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ? क्योंकि अल्टीमेटली यही एक कॉन्सेप्ट है. इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आपको आती होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, वो आपको पता होगा. बट जब इसको करंट अफेयर से हमें कनेक्ट करना है ना, स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर से जब कनेक्ट करने की बात होती है, तो दिस इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट. क्या इन्फ्लेशन लो, परसेंट का मतलब क्या? This is something that I wanted to highlight in today's session. So, retail inflation fell to a historic low of 0.25% in October, with the government attributing this fall to the first full months of impact of GST rate cuts, a favorable base effect, and drop in inflation of several food items such as this and this. Again, हिंदू की जो ब्यूटी है, पहला पैराग्राफ ही एक लंबा स्टेटमेंट होता है, वन लॉन्ग सेंटेंस स्ट्रेचिंग थ्रू आउट द सिंगल पैराग्राफ. अब ऐसे लंबे लंबे सेंटेंसेस अगर आपको पढ़ने आ गए तो नो डाउट आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बिल्ड हो रही है और आपको सीसेट में हेल्प होने वाला है. सो दिस इज अनदर यूटिलिटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स. बट फॉर दिस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज आर्टिकल, सो यहाँ पे कहा जा रहा है दैट रिटेल इन्फ्लेशन जो है हिस्टोरिक लो पहुंच गया अक्टूबर में 0.25%. अक्टूबर में पहुंच गया. गवर्नमेंट ने एट्रीब्यूट करा है दिस फॉल को. गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये व्हाई दिस इन्फ्लेशन फेल? बिकॉज ऑफ जीएसटी रेट कट्स, वन पॉइंट, बिकॉज ऑफ फेवरेबल बेस इफेक्ट, सेकेंड पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन इन्फ्लेशन ऑफ फूड आइटम्स, थर्ड पॉइंट. अब यहां पे आपको मैं एक काम की चीज बता दूं. बेस इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है. एंड रीजंस व्हाई इन्फ्लेशन फेल डाउन और व्हाई इन्फ्लेशन रोज अप, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो दैट्स वाई अगर आपने पीवाईक्यूज देखा हुआ है तो आपको पता चलेगा कि दिस आर्टिकल इज सुपर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. तो हम देखते हैं आगे आगे क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, दिस इज द लोवेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेजर्ड इन द करेंट सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये चीजें तो हमेशा से यूपीएससी के फेवरेट रही है, तो सीपीआई यहाँ पे आ गया. ये जो इन्फ्लेशन मेजर हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन सीपीआई. दिस इज द लोवेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन सिंस जनवरी 2012 से अब तक का लोवेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है. अभी तक आई डिड नॉट एंटर इनटू एक्सप्लेनिंग द न्यूज आर्टिकल टू यू. अभी तक वी आर जस्ट रीडिंग इट एट सुपरफिशियल लेवल, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने भी किया होगा. बट एक्सट्रैक्टिंग द जेम्स फ्रॉम द न्यूज आर्टिकल, जो कि मेन पर्पस है इस सेशन का, वो अभी तक हमने किया नहीं है. दैट आई विल बी डूइंग इन अ व्हाइल. The data reveal that the fall of overall inflation is largely due to a statistical impact of the base effect on food inflation. ठीक है, कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन कम हुआ है दैट इज रिलेटेड बेसिकली ड्यू टू बेस इफेक्ट, ऐसा कहा जा रहा है. अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अभी तो जैसे यहाँ पे आपको सब कुछ सेम चीज को रिपीट करेंगे ये लोग कि सीपीआई सॉ इन्फ्लेशन हायर इन अक्टूबर देन इन द सेम मंथ लास्ट ईयर.
मोस्ट ऑफ द अदर कैटेगरीज में। मतलब फूड आइटम्स के लिए तो चलो लोअर साइड पे है, बट अदर कैटेगरीज के लिए सीपीआई सॉ इन्फ्लेशन हायर साइड पे इन अक्टूबर 2025। अब यहाँ पे एक बात पकड़ के चलिए, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस डाटा इज रिलेटेड टू अक्टूबर 2025 एंड इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद अक्टूबर 2024। The data show that food and beverages, अब ये क्या है, फूड एंड बेवरेजेस इज अ कैटेगरी, इज अ बास्केट अंडर सीपीआई। तो अगर आपने सीपीआई पढ़ा है, क्या यहां से निकल के सामने आ रहा है दैट इफ यू हैव स्टडीड सीपीआई, तो हमें सीपीआई के जो ही बास्केट्स हैं उसके बारे में यू शुड बी हैविंग बेसिक अवेयरनेस। कौन कौन से बास्केट्स हैं? वन ऑफ द बास्केट्स इज फूड एंड बेवरेजेस। Food and beverage prices have contracted in 4 out of the 7 months this financial year so far। तो बताया जा रहा है कि जो फूड एंड बेवरेजेस हैं इसके प्राइसेस कम हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये डायरेक्ट एक पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आई गेस इन 2011 और 12 यूपीएससी ने ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, कि किस रीजन से इन्फ्लेशन ज्यादा या कम होने का क्या रीजन है। तो डायरेक्टली करंट अफेयर से पिक किया हुआ क्वेश्चन था। द डिक्लाइन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, अब यहाँ पे बात आ गई हेडलाइन इन्फ्लेशन की। अब अगेन ये आपका स्टैटिक से कनेक्टेड है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। अब हम if you encounter these terms in your news articles, don't you think that you should be revising your basic और static concepts कि भाई ये हेडलाइन इन्फ्लेशन फिर से महीने में 1-2 बार तो आता ही रहता है, ये तो जब भी आए आपने उसको रिवाइज कर लिया तो उससे आपका स्टैटिक स्ट्रांग हो गया। To what it has been attributed to impact of decline in GST, favorable base effect, drop in inflation of oils and fats, और ये फूड आइटम्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो अगेन 3 चीजें दी गई हैं, डिक्लाइन जीएसटी रेट्स का जो कम हुआ उसको लेकर के, बेस इफेक्ट की वजह से, और ड्रॉप इन प्राइसेस ऑफ फूड्स। 3 रीजंस हैं। अब यहां पे यू शुड इन्फर व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच इन्फ्लेशन इज सेड टू बी डिक्लाइनिंग। तो आपके पास 3 रीजंस हैं। अब ये तीनों रीजंस का आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने आना चाहिए, रीडिंग देकर के छोड़ना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन जीएसटी एंड इन्फ्लेशन। भाई अगर जीएसटी पहले सपोज कीजिए कि 25% था तो 100 रुपए का आइटम 125 में बिक रहा था, राइट। पर जीएसटी अगर रिड्यूस हो गया और 10% पे आ गया तो 100 रुपए का आइटम 110 में बिकने लगा। तो डोंट यू थिंक कि 125 से जब 110 हो गया दैट मीन्स देयर इज इन्फ्लेशन, प्राइसेस गोइंग डाउन। ठीक है, तो ये ऐसे ना आपको कनेक्ट करना है चीजों को। दिस इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। सिर्फ ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि बिकॉज ऑफ जीएसटी रेट कट्स इन्फ्लेशन हैज रिड्यूस्ड और डिक्लाइंड। आपको पता होना चाहिए व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन जीएसटी एंड इन्फ्लेशन। सेम अप्लाइज टू बेस इफेक्ट। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन बेस इफेक्ट एंड इन्फ्लेशन? तो होता कुछ ऐसा है कि सपोज कीजिए बेस इफेक्ट को आप ऐसे समझें कि सपोज कीजिए इट इज बेस इफेक्ट इज ऑलवेज अबाउट कंपेयरिंग विद अ डिफरेंट पीरियड। फॉर एग्जांपल टेक द होराइजन ऑफ 1 ईयर, अक्टूबर 2024 एंड देन अक्टूबर 2025। अब ये होराइजन हमने लिया 1 साल का। बेस इफेक्ट का मतलब सपोज कीजिए कि अक्टूबर में दी पोटैटो वॉज सेलिंग 100 रुपीज अ केजी, और अभी जो हमने देखा कि इन्फ्लेशन इज ओनली 0.25%। जो मैं बोल रहा था कि आपको परसेंट का मतलब पता है क्या, तो अगर 0.25% अभी का इन्फ्लेशन है अक्टूबर 2025 का, तो द सेम पोटैटो विल बी कॉस्टिंग दिस, राइट। 100 रुपये 25 पैसे उसकी कॉस्टिंग हो जाएगी। 1 साल पहले आलू जो था 100 रुपये किलो बिक रहा था, अभी लेटेस्ट इन्फ्लेशन ट्रेंड कहता है कि 0.25% का इन्फ्लेशन है। दैट मीन्स वही आलू आज 25 पैसे महंगा बिक रहा है। आपको डू यू थिंक दैट दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग इन्फ्लेशन टू बी कंसर्न अबाउट? सर्टेनली नॉट। 100 रुपए का आलू बिक रहा था, आज 100 रुपया 25 पैसे, सिर्फ 25 पैसे एक्स्ट्रा बिक रहा है। तो दिस इज सर्टेनली नॉट अ बिग कंसर्न फॉर द टाइम बीइंग। बट ये खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों खुश होने वाली बात नहीं है? बिकॉज ये हमें कम इसलिए लग रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन वॉज बिकॉज द प्राइस वॉज ऑलरेडी 100 रुपीज।
बट आप इमेजिन करो, इफ समथिंग इज कॉस्टिंग 100 रुपीज अ केजी, डोंट यू थिंक दैट इट इज एक्चुअली वेरी प्राइसी थिंग, वेरी कॉस्टली थिंग? तो जो बेस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, दैट बेस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट स्पीक्स दैट वेदर समथिंग इज कॉस्टलियर और द प्राइस इज हायर और लोअर, इन्फ्लेशन इज हायर और लोअर, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स कंपैरिजन विद इट्स प्रीवियस टाइम पीरियड। अब सपोज कीजिए कि यही आलू अगर 10 रुपए किलो होता, तब उस केस में आपको यह महंगा लगता। तो ये चीजें ना, बेस इफेक्ट की चीजें आपको कंपेयर करके आपको समझनी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट बेस इफेक्ट, कि कोई भी चीज प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में 100 रुपीज के जी इज ऑलरेडी अ बिग इन्फ्लेशन, बट 100 से अगर 25 पैसे, 100 रुपए पे अगर 25 पैसे का हम देखेंगे बढ़ोतरी, तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ बिग कंसर्न। बट 100 रुपीज इज एक्चुअली अ कॉस्टली थिंग फॉर द पुअर पीपल और इवन फॉर मिडिल क्लास, कि 1 किलो कोई सामान 1 किलो 100 रुपए मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेस इफेक्ट। तो हमें यह समझने की जरूरत है, हाउ इज बेस इफेक्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। दिस इज ऑल्सो अ PYQ। अगेन यूपीएससी आई गेस हैज आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन समवेयर अराउंड 2011 और 12, कि बेस इफेक्ट का से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है PYQs में। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि दिस रिलीज इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो जो MOSPI है, दिस इज द मिनिस्ट्री रिलेटेड टू रिलीजिंग ऑफ इन्फ्लेशन डाटा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। MOSPI, ये मिनिस्ट्री का नाम आपको ध्यान में रखना है। और प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स कि हु इज द मिनिस्टर करेंटली एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये मुझे आप बताएं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स दिस डिक्लाइन इज हाउएवर ड्यू टू स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट। तो इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन आपको कम दिख रहा है ना, कि सिर्फ 0.25% का इन्फ्लेशन है, दिस इन्फ्लेशन इज मेजरली बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। Because the food inflation in the same month last year was 9.7%, the change in prices this October looks relatively better. तो जो चीज हमने अभी, द थिंग दैट आई एक्सप्लेन्ड यू बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ कि पोटैटो 100 रुपीज के जी, द सेम थिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब आप न्यूज आर्टिकल पढ़ें तो उसके एक्सप्लेनेशन से आप इन्फर करने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिंग द जेम्स फ्रॉम न्यूज आर्टिकल्स। फूड इन्फ्लेशन हैज कम डाउन मेनली ड्यू टू बेस इफेक्ट्स। ठीक है, सेम चीज यहां पे कही गई है कि बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट्स फूड इन्फ्लेशन हैज कम डाउन। द डाटा शोज दैट दिस बेस इफेक्ट इन फूड इन्फ्लेशन was a driving factor behind the fall in overall inflation। तो आगे कुछ खास नहीं है, बस यही चीज यहां पे बार बार कही जा रही है रिलेटेड टू फूड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज हाउसिंग कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको हाउसिंग कैटेगरी भी देखना है कि हाउसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरीज। कौन से इंडेक्स में CPI में हाउसिंग के कैटेगरी का क्या वेटेज है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंग इज क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। One more thing which is being told written over here is related to clothing and footwear. So this was overall article related to inflation. This is another very good article. This is related to critical minerals. So Union Cabinet clears new royalty rates of critical minerals. तो इसके हेडिंग में ही ना दो अच्छे अच्छे टर्म्स आ रहे हैं। दो टर्म्स है और एक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी रेट्स। सेकेंड वन इज व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। जब आपने ये आर्टिकल पढ़ा या जो आप इस तरीके का आर्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं, तो डू यू आस्क योरसेल्फ कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। यूपीएससी आपसे कुछ नहीं, आपसे 4 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग correctly defines, appropriately defines critical minerals, or what are those examples of critical minerals. So you should question this. And then I said that there is one concept also. So the concept is role of union government with respect to critical minerals. तो क्या क्या है यहाँ पे, role of governments with respect to different minerals. अब this is like itself it is a very PYQ का लोडेड टॉपिक है ये, बिकॉज यूपीएससी ने मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स के ऊपर स्टेट और यूनियन के पावर के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स क्या क्या है,
मेजर मिनरल, माइनर मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स किस कैटेगरी में आता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये चीजें इस आर्टिकल में नहीं मिलेंगी आपको, दीज थिंग्स यू नीड टू एक्सप्लोर बिकॉज क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। और डिफरेंट मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज द रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, क्या पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू मेजर मिनरल्स, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है ऑक्शन का प्रोसेस, रॉयल्टी रेट्स वगैरह, और माइनर मिनरल्स के केस में सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो दीज आर द सम वेरी बेसिक थिंग्स। तो सीकिंग टू reduce import dependence and vulnerabilities in the supply chain of critical minerals। अब यहां पे क्या है कि पढ़ते के साथ आपको ना दो इश्यूज मिल गए विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। क्या क्या इश्यूज हैं? फर्स्ट इश्यू इज इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड सेकेंड इश्यू इज सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। दो इश्यूज मिल गए रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स। अब ये दो इश्यूज आपको समझ में आने चाहिए, याद रहना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दीज टू इश्यूज विच आर क्वाइट एविडेंट, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रेट्स फॉर ग्रेफाइट, सेशियम, रुबिडियम एंड जिरकोनियम। अब ये चार यहां पे आपको एग्जाम्पल मिल गए, दीज आर क्रिटिकल मिनरल्स। ये चार एग्जाम्पल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल के एग्जाम्पल्स हैं ये। तो आपसे बहुत सिंपल सा, बहुत फेवरेट ये तरीका है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का। यूपीएससी विल गिव यू 5 or 6 नेम्स ऑफ मिनरल्स एंड इट विल आस्क व्हिच ऑफ द अबव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस फैक्ट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जरूरी नहीं है कि आप जितने मिनरल्स आपके पास आ रहे हैं सबको आप याद करो, दैट इज सर्टनली नॉट इंपॉर्टेंट, बट जो जो मेजर मिनरल्स आपको न्यूज में आ रहे हैं ना, एटलीस्ट वो आपको याद होने चाहिए। अब ये मिनरल यहां पे आएगा और मैंने बोल दिया कि याद होना चाहिए, दैट डज नॉट मीन कि आप सारे क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट बना करके पीडीएफ अपलोड करके आप याद करना शुरू कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। पर इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड दिस न्यूज़पेपर इज टॉकिंग अबाउट ग्रेफाइट, सेशियम, रुबिडियम एंड जिरकोनियम, तो आपको ये याद रखना होगा कि ओके दीज 4 आर एग्जांपल्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो अगर यूपीएससी ने दिया भी, अगर 6 नाम दे दिए उसमें से 4 भी अगर आपको आते हैं तो बाकी एलिमिनेट करके आप बना लोगे, गेस वर्क करके बना लोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद द रैशनलाइजेशन स्ट्रक्चर, रैशनलाइज किया गया है रॉयल्टी स्ट्रक्चर को। ग्रेफाइट वेयर इन रॉयल्टी वॉज प्रीवियसली सॉट ऑन पर टन बेसिस इज विल नाउ बी चार्ज ऑन एड वैलोरम बेसिस। तो दो तरीके के रॉयल्टी रेट्स चार्ज करने का तरीका है, पर टन बेसिस पे और एड वैलोरम बेसिस पे। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी रेट। भैया आप रॉयल्टी रेट स्ट्राइक करने की बात कर रहे हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी रेट्स। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जितने भी मिनरल्स हैं और ओर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज आर लाइक, और इवन पीएसयूज आर इन्वॉल्व। इफ एनीवन, a company, a firm, a person, or whosoever it is, that person or firm is involved in extracting the minerals। अब सपोज कीजिए कि ये जमीन है, यहाँ पे खुदाई करनी है, माइनिंग नीड टू हैपन। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जेसीबी मशीन चाहिए, लेबरर्स चाहिए, ठीक है, लाइट्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेबरर्स का खाना चाहिए, सेफ्टी कंसर्न्स हैं। अब ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके, अब इन सब में पैसा लगेगा, मनी विल बी नीडेड इन ऑल दिस। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करने के बाद यहाँ से निकला ओर। क्या निकला? ओर। ओर से क्या निकलेगा? इंपॉर्टेंट मटीरियल्स, मेटल्स, ये सारी चीजें निकलेंगी। बट ये जो ओर निकला, दैट इसको निकालने में ऑलरेडी गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व, और ये ओर को सेल भी करना है। सेल करने से इनकम जनरेट होगी, राइट। तो व्हाट एवर इनकम इज गेटिंग जनरेटेड बाय सेलिंग दिस ओर, वो इनकम जनरेशन को ना शेयर करने की बात है कि दैट नीड्स टू बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट एज वेल। तो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट फर्म जिसने एक्सट्रैक्ट करा, उसके बीच में ना ये शेयर होना चाहिए। व्हाट एवर रेवेन्यू और व्हाट एवर सेल प्रोसीड्स आर गेटिंग जनरेटेड, दैट नीड्स टू बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट एज वेल। गवर्नमेंट के साथ क्यों शेयर होना चाहिए? बिकॉज रिसोर्सेज आर काइंड ऑफ पब्लिक मटेरियल, पब्लिक का ओनरशिप है उसके ऊपर। तो अगर सारा और निकाल करके अगर प्राइवेट कंपनीज खुद से ही बेच दें, तो गवर्नमेंट को और कॉमन पीपल को क्या फायदा होगा?
तो उसके लिए सिस्टम निकाला गया कि देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रॉयल्टी रेट स्ट्रक्चर, जिसके बेसिस पे वी विल डिसाइड कि ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड्स दीज सेल प्रोसीड्स शुड बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट। अब ये रॉयल्टी रेट शेयर करने के दो तरीके हैं, एक है टन बेसिस पे मींस वेटेज बेसिस पे, और दूसरा है वैल्यू बेसिस पे। पर टन बेसिस पे सपोज कीजिए कि 1000 रुपीज केजी, ग्रेफाइट का एग्जांपल लीजिए कि सपोज कीजिए कि 1000 रुपीज केजी पर केजी बिका ग्रेफाइट। अगर पर टन की बेसिस पे बात करें तो हम कह देंगे कि 1000 रुपये एक टन का अगर मिला, मतलब फॉर 1000 kg पर टन की बात कर लो, यहाँ पे 1000 रुपये जो है पर टन अगर बिक रहा है ग्रेफाइट, और अगर रॉयल्टी रेट है पर टन बेसिस पे और डिसाइड किया हुआ गवर्नमेंट ने कि हर टन पे आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी 1000 टन जो भी आपने एक्सट्रैक्ट करा, सपोज कीजिए कि और एक्सट्रैक्ट करा 1000 किलो, और 1000 किलो एक टन एक्सट्रैक्ट करा और 100 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया। पर what if the private sector is selling these 1000 kgs in the market for 100 rupees or for 10,000 rupees? तो मार्केट में तो चीजों की क्वांटिटी की जो भी मटेरियल है उसका रेट चेंज होता रहेगा, बट टर्न बेसिस पे क्या है कि फिक्स रेट, हम 100 रुपीज का फिक्स रेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर का, जिसने और एक्सट्रैक्ट करा उसका सारा प्रॉफिट। अब इस केस में क्या हो रहा था कि सपोज कीजिए कि वो जो ग्रेफाइट है वो बिकने लगा 1000 रुपये किलो, तो यही इसकी प्रॉफिट हो जाएगी 10 लाख रुपए की, ठीक है। 10 लाख रुपया उसका वो हो गया, कॉस्ट वॉस्ट निकाल देगा तो, बट गवर्नमेंट को मिल रहा है सिर्फ 100 रुपीज, तो दिस इज वेरी मच लेस। ये हो गया वेट बेसिस पे। इसी को रैशनलाइज करके गवर्नमेंट ले आई एड वैलोरम बेसिस पे। एड वैलोरम का मतलब कि जो भी आपका सेल प्रोसीड्स होगा उसका 4% और 2% और जो भी रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वी विल टेक। मीन सपोज दैट यू सोल्ड दैट ग्रेफाइट और दैट ओर फॉर 10,000 रुपीज, देन इसका 4% वी विल बी टेकिंग अप, मतलब 400 रुपया हम लेंगे 4% के बेसिस पे। तो ये जो है वैल्यू के बेसिस पे हमने रॉयल्टी रेट अब सेट कर दी, दैट दिस रॉयल्टी रेट विल बी बेस्ड ऑन दी वैल्यू। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू रॉयल्टी रेट। और ये रॉयल्टी रेट सेट कौन कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में? दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट। रॉयल्टी रेट्स कितने तरह के बेसिकली बताए गए हैं इस आर्टिकल में? दो तरीके के, वेटेज बेसिस पे, एड वैलोरम बेसिस पे। एंड अभी क्या स्विच करा है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट स्विच करा एड वैलोरम बेसिस पे। तो कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट विद लेस देन 80% फिक्स्ड कार्बन विल बी 4% रॉयल्टी एंड मोर देन 80% विल बी 2% रॉयल्टी। अभी ये फैक्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट था समझना एक कॉन्सेप्ट, रॉयल्टी रेट क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, एड वैलोरम क्या है, टनेज बेसिस क्या है, वेटेज बेसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस फैक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ओवरऑल एक बेसिक आइडिया रखना है सो दैट अगर एक स्टेटमेंट आ जाए ना कि दैट एड वैलोरम बेसिस पे 10% इज द रॉयल्टी, तो आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर पाओ कि भाई 10% तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए थोड़ा आपको आइडिया होना है, बट दिस एग्जैक्ट डाटा इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले, बिकॉज दिस डाटा कीप चेंजिंग। हो सकता है कल वो गवर्नमेंट कोई दूसरा लेकर के आए और बोल दे कि 4 नहीं 3.5%, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर का आइडिया आपको रहना चाहिए कि हाँ इस रेंज में रॉयल्टी रेट हो सकती है, रॉयल्टी रेट विल बी लेस देन 5% ओनली फॉर द टाइम बीइंग, ऐसा आइडिया रखना है आपको। उसी केस में सेशियम एंड रुबिडियम के बारे में कहा जा रहा है, रॉयल्टी रेट 2% का होगा ऑन द सेल प्राइस। देखिए आगे यहाँ पे ऑन द स्पेसिफिक मेटल कंटेंट इन द ओर प्रोड्यूस्ड, जो सेल प्राइस है उसके ऊपर है रॉयल्टी रेट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एड वैलोरम। अभी आपने इकोनॉमी में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एड वैलोरम पढ़ा होगा, बट यहाँ पे रॉयल्टी के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज द मीनिंग ऑफ एड वैलोरम। इन स्टेटमेंट ये कहा प्रोमो, अब व्हाट इज द सपोज टू बी द बेनिफिट ऑफ दिस डिसीजन? This decision to rationalize would promote the auction of mineral blocks of cesium, rubidium and zirconium. अब कैसे प्रमोट कर सकता है? प्रमोट कुछ ऐसे कर सकता है कि अगर आपने रॉयल्टी रेट बहुत ज्यादा हाई रखी हुई है तो उस केस में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर विल नॉट बी हैविंग इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को आपको इंसेंटिवाइज करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप द रॉयल्टी रेट्स एट अ रैशनल लेवल।
ऐसा नहीं है कि आपने पर टन बेसिस पे बहुत हाई टैक्स लगा दिया, आपने हाई रेट लगा दिया कि पर टन बेसिस पे हम 1,000 रुपये लेंगे, और प्राइवेट सेक्टर काफी बचत थी उसकी, प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपीज रिड्यूस हो गया. So that's why it is very important to rationalize the royalty rate structure. So today's approval of the Union Cabinet on the rate of royalty will help the bidders to rationally submit their financial base. ठीक है, bidding structure होता है, नीलामी होती है तो बिड, प्राइवेट फर्म्स बिड द, बोली लगाते हैं वो कि क्या रेट पे वो लेंगे, तो ये चीजें आपको, ठीक है, बिड बेस्ड जो फॉर्मेट है दैट इज बीइंग यूज्ड टू सेल और टू अलॉट और असाइन द माइंस रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स एंड मटेरियल्स. तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था. तो दिस आर्टिकल वाज अबाउट द क्रिटिकल मिनरल्स. बट देखिए आर्टिकल बहुत छोटा था, बट व्हेन वी एनालाइज्ड इट, व्हेन वी डाइव्ड अ बिट डीपर, तो हमने देखा कि यार इसमें से तो बहुत कुछ काम की चीजें निकल के आ रही है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज द आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर. अब इस तरीके से अगर आपने डेली के 2-3 आर्टिकल भी पढ़ते चले गए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होती जाएगी. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी. न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि पीपीटी बना के किसी ने आपको पढ़ा दिया और आप बस रीडिंग मारने लगो. आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन.